आज हम लोग जो क्लास 12वां का जो भौतिकी है उसमें सेकेंड वॉल्यूम जो एनसीईआरटी का है उसका स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र। तो प्रकाशीय यंत्र का तो बाद में हम लोग क्लास लेंगे, तो इसका नाम इसलिए हमने किरण प्रकाशिकी लिखा है। इसमें जो है तुमको प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसा शुरुआत से हम लोग मानते हैं, तो वह जो तुमको उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक किरण कहते हैं। और किरण का पुंज जो होता है तुमको, उसको हम लोग किरण का पुंज दैट इज बीम ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश पुंज कहलाएगा। तो लिख लेते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है जिसे किरण कहते हैं, किरण रे से किरण कहते हैं। बहुत से किरणों से मिलकर प्रकाश पुंज बीम ऑफ रे बनता है। तो ये हुआ तुमको जहाँ तक की रही कि इसमें अगले अध्याय में जो कि हम लोग तब तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे, तो उसमें ये बात भी हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश जो है मुड़ जाती है अपने रास्ते में जाकर के, कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं उससे मुड़ती है, तो यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। तो सीधा रेखा में गमन जब करने के साथ साथ ये तुमको जब तक किरण प्रकाशिकी की ये एक सीमाएँ हैं, जिसको कि जब तरंग प्रकाशिकी है तो उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो अभी इस जो अध्याय में हम लोग मान के चलेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और इसे हम लोग किरण कहते हैं। और जबकि नेक्स्ट जो अध्याय 10वां होगा हमारा, उसमें हम लोग तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे, जिसमें कि प्रकाश को तरंग के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये तुम्हारा है। और उसके बाद के आगे आने वाले अध्याय में यह देखा जाएगा कि प्रकाश जो है तुमको किरण और तरंग दोनों के भांति काम करता है, जो कण और तरंग दोनों की भांति कार्य करता है, जिसको हम लोग अगले अध्याय 11वां में हम लोग देखेंगे। तो ये है तुमको किरण प्रकाशिकी। तो इसमें जो तुमको पहला जो हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, तो परिचित ही हो गए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश का पुनः उसी माध्यम में लौट आना, प्रकाश का पुनः उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जब उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो परावर्तन के लिए तुमको 2 नियम हैं, तो परावर्तन के नियम पहले लिख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, इसका इंग्लिश हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन का जो पहला नियम है, प्रथम नियम इसको कह सकते हैं, परावर्तन के नियम में पहला नियम है तुमको प्रथम नियम। प्रथम नियम होगा कि तुमको आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एवं आपतन बिंदु पर
डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित रहते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित रहते हैं। दूसरा नियम, उसके बाद चित्र में बना करके इसको दिखाएंगे। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान समान होता है। एवं परावर्तन कोण का मान समान होता है। तो यह नियम पहले से भी पढ़ते आए होंगे दोनों। तो देखो इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि कोई समतल पृष्ठ से अगर आप वर्तन करें तो मान लेते हैं कि ये तुमको एक परावर्तक पृष्ठ है, समतल परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ हो गया। इस पर एक किरण आ रही है, इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण है। ये आपतित किरण, और इस पर जिस बिंदु पर आया उस पर इस पर लंब डाल दो इस सतह पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए ये कोण, तो ये आपतन कोण हो गया। और इससे जो कि परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद जो किरण जाएगी उसी माध्यम में जो लौटेगी या तुमको इधर की ओर लौट जाएगी। तो इसमें ये कहना है कि ये तुमको आपतित किरण जो है तुम्हारा, जैसे कि है तुमको ए बी कर दो, ए बी आपतित किरण हो गया और बी सी हो गया परावर्तित किरण, और बी एन हो गया आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब मतलब इस पर 90 डिग्री का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा टोटल। इस कोण को हम लोग आर कहते हैं। ये परावर्तित किरण है, परावर्तन कोण है। और ये आपतित किरण जो कि अभिलंब से जो कोण बनाएगा, अभिलंब से जो कोण बनाता है, इधर से भी 90 से बनाएगा तुमको, इधर से पूरा कोण इधर भी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। और ये वाला जो कोण होगा ये आई कहलाता है, आपतन कोण। तो ए बी जो तुम्हारा हो गया आपतित किरण, ए बी बराबर आपतित किरण। इस चित्र में ए बी आपतित किरण है। बी सी हो गया तुमको परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। बी एन बराबर आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये आपतन बिंदु पर क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो आपतन कोण का मान दैट इज कौन हो गया तुम्हारा, ये आपतन कोण हो गया तुमको ए बी एन, ये हो गया। तो कोण ए बी एन बराबर हो गया आपतन कोण, आपतन कोण आई। और कोण सी बी एन बराबर परावर्तन कोण, इसका संकेत हो गया आर। तो आई बराबर क्या होता है, आर। ये दोनों बराबर होता है। तो ये तुमको आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर जो आपतित किरण ए बी, परावर्तित किरण बी सी और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब बी एन, ये तीनों एक ही तल में है। जैसे कि एक तल में नहीं होने का मतलब जैसे इस ढंग से तुमको अगर कोई निकल जाए किरण, ऐसा नहीं होगा। ये अगर इसमें है, अभिलंब भी इसमें है, तो इसको भी इसी बोर्ड पर रहना होगा। तुम्हारा कागज भी एक तल है, बोर्ड भी एक तल है। जैसे कि बोर्ड के बाहर ऐसे नहीं जा सकता है परावर्तित किरण कभी भी, जबकि बोर्ड में ये तुमको आपतित किरण इसमें है, अभिलंब भी इसमें है, तो आप परावर्तित किरण को भी इसी बोर्ड पे रहना होगा। इसी कहते हैं एक तल में रहना। और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, दोनों समान होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। ये आई बराबर आर। तो ये तुमको हो गए परावर्तन का नियम और परावर्तन के दो नियम हो गए। परावर्तन इसमें तुमको परिभाषाएं हो गई। परावर्तन का कोण क्या हो गया, आपतन कोण, और परावर्तन कोण क्या होता है, समान होता है। और ये सब परावर्तक पृष्ठ था, ये जो कि पृष्ठ है जिससे कि परावर्तन हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये जो तुमको है समतल परावर्तक पृष्ठ। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तक पृष्ठ गुजरने के बाद, जैसे कि दर्पण जिसको कहते हैं हम लोग, मिरर। तो परावर्तक पृष्ठ से समतल पृष्ठ से समतल दर्पण जिसको कह सकते हैं। तो समतल दर्पण में क्या होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कभी भी क्या करते हैं हम लोग, दो किरण का सहारा लेते हैं। जहां पर परावर्तन के बाद कटता है या कटता हुआ प्रतीत होगा, वहीं पर उसका
वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग पहले देखेंगे समतल पृष्ठ परावर्तन, जो कि थोड़ा सा वैसे 12वां में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सामान्य जानकारी के लिए। उसके बाद है गोलीय पृष्ठ परावर्तन। समतल पृष्ठ से परावर्तन या समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो जो समतल पृष्ठ से जो परावर्तन होगा, तो अभी जैसे दिखा रहे थे, मान लेते हैं कि ये एक समतल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु रखा हुआ है O, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है, जो कि लौटने के बाद, परावर्तन के बाद जहाँ कटेगा, जैसे कि ये 0 डिग्री पर आपतित हुआ एकदम बिल्कुल उसी लंब के अभिलंब के अनुदिश, तो ये आपतित हुआ, तो इसी दिशा में ये क्या हो जाएगा, जिस दिशा में आपतित हुआ, चूंकि ये 0 डिग्री कोण पर आ रहा है, तो इसी दिशा में ये क्या हो जाएगा, परावर्तित भी हो गया। तो ये परावर्तित हो गया इधर की ओर, और ये किरण है, तो ये तुमको इसका कोई अंत नहीं है, ये लौटेगा तो ये तुमको आगे भी बढ़ता चला जाएगा। वो एक वस्तु हो गया, बिंदु वस्तु है ये O। अब इससे तुमको एक और किरण हम लोग ले जाते हैं O से, O वस्तु से एक क्या लेते हैं, एक और रे हम लोग गुजारते हैं यहाँ से। चलो, तो एक रे यहाँ पर गुजारेंगे अगर इस जगह पर, तो इसमें क्या होगा, तुमको ये जो तुमको रे है, ये यहाँ पर आपतन बिंदु पर ये अभिलंब हुआ, तो ये I कोण हुआ, तो इतना ही कोण बनाते हुए परावर्तन के बाद ये लौट जाएगा, इधर की ओर लौटेगा। तो ये जो किरण है, ये भी देखें तो ये दोनों रे जो परावर्तन के बाद एक रे इधर गया और एक रे इधर गया किरण, तो ये दोनों आपस में इधर कटेगा नहीं, कहीं वास्तव में कटेगा नहीं, बल्कि ये फैल रहा है, तो कटेगा नहीं। तो क्या होगा, पीछे बढ़ाने पर लेकिन ये कटता हुआ आप प्रतीत होगा। इसको जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे इस रेखा को, जैसे ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, एक परावर्तित किरण, इसको पीछे बढ़ाओ ऐसे, और इसको आगे बढ़ाएं ऐसे, इसको आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पर ये कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये हुआ आभासी प्रतिबिंब बना। जहाँ कटता हुआ प्रतीत होता है वहाँ आभासी बनता है, और जहाँ वास्तव में कटता है वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, इसका एक आभासी प्रतिबिंब बना। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जो कि दर्पण के जो कि जिस बिंदु पर यहाँ पर से आया है, इससे इसकी जो दूरी है, वस्तु की दूरी हुई, यहाँ से यहाँ तक की PO हो गया तुमको वस्तु की दूरी, PO हो गया वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहते हैं। और ये हो गया PI जो हो गया तुमको प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई PI, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी हो गई है PI। तो OP और PI के में क्या संबंध होगा, इसको हम लोग ज्यामिति से निकालने का कोशिश करते हैं। इस बिंदु को Q मान लो, तो एक त्रिभुज बन गया OPQ, और एक त्रिभुज है OPI, QPI। ये दोनों त्रिभुज को देखते हैं क्या होगा। ये जो कोण है, फिर से देखो, वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण को गुजारना होगा। ये किरण अगर इधर गया तो इधर लौट गया, दूसरा जो है तुमको इधर I कोण से आया, तो ये तुमको I बराबर R का आपतन बिंदु से कोण अभिलंब से बनाता हुआ ये तुमको इधर की ओर क्या होगा, परावर्तित हो गया। ये दोनों इधर बढ़ते हुए नहीं कटेगा, तो पीछे बढ़ाने पर लेकिन ये कटता हुआ I पर प्रतीत होता है, तो I पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और वह तुमको बाएं को दाएं और दाएं को बाएं कर देता है, जिसको हम लोग लेटरल इन्वर्सन कहते हैं, इसको हम लोग लेटरल इन्वर्सन भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया I बराबर R, तो OP बराबर क्या हो गया, OP बराबर PI, ये तुमको दोनों में संबंध होता है, जिसको हम लोग साबित करेंगे। मतलब अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इसको हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तुमको त्रिभुज के से।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ, अब जहाँ तक कि इसमें जो है तुमको ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम कैसे होगा? कॉन्ग्रुएंट जिसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट होगा। तुमको देखो ये कोण तो 90 डिग्री है, तुमको ये 90 डिग्री है, और ये जो कोण है तुम्हारा ये 90 डिग्री माइनस आई है, और इसको ज्यामिति से देखेंगे तो ये 90 डिग्री माइनस क्या लगता है तुमको, ये वाला कोण तुम्हारा, इसको जब बढ़ाएंगे तो इधर आर आ जाएगा, इसको जैसे आगे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर होगा, तो ये 90 डिग्री माइनस आर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला कोण ज्यामिति में देखें तो ये तुमको तो आई आप लग ही रहा है, और ये वाला क्या हो जाएगा तुमको आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो ये तुमको तीसरा जो कोण है 90 डिग्री माइनस आई, 90 डिग्री माइनस आर, तो ये तुमको एक भुजा और ये दोनों एक 90 डिग्री ये समान है, और ये वाला भी कोण समान है। तो ए एस ए या ए एस जो भी लगाएं तो इससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम है। तो त्रिभुज तुमको मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांगसम है, त्रिभुज क्यू पी आई इसके सर्वांगसम है। इसका मतलब है कि OP बराबर PI, मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए ये समतल दर्पण में वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, जिसमें कि I बराबर R का प्रयोग किया गया है, उसके हेल्प से ये साबित हो गया। और दूसरा होता है तुमको जितना कोई भी वस्तु का तुमको चाहिए, अगर पूरा प्रतिबिंब बनाना हो तो कम से कम आधा तुमको समतल दर्पण से, समतल दर्पण से पूरा प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब मतलब कि जैसे कि आदमी खड़ा है तो उसका पूरा प्रतिबिंब बने, पूरा प्रतिबिंब बना प्राप्त करने के लिए न्यूनतम दर्पण का आकार वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए, वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। कम से कम उसको एडजस्ट भी करके लाइएगा तो इससे कम नहीं बनेगा। मतलब कि अगर ये आदमी है तुमको h हाइट का, इसका हाइट है, वस्तु का हाइट है, ये वस्तु का हाइट हो गया h, तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई, दर्पण की न्यूनतम लंबाई बराबर h/2, उसको आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे जो कि तुमको उसके दर्पण का जो है आँख में प्रतिबिंब जाना चाहिए। तो उसके आँख में जाने के लिए तुमको इतना प्रतिबिंब का जरूरी पड़ेगा, जो कि तुमको वस्तु जैसे तुम्हारा आदमी का जो प्रतिबिंब बनना है तो उसके लिए तुमको आधा की जरूरत पड़ेगी। तो ये तुमको समतल दर्पण संबंधित कुछ बातें हो गई। अब हम लोग गोलीय दर्पण की बात करते हैं। क्लास 10वां में भी पढ़ा होगा तुम गोलीय दर्पण के बारे में, तो गोलीय दर्पण का कुछ बातें रिपीट भी कर देते हैं, और कुछ बातें जो 12वां में स्टार्ट होगी एक्स्ट्रा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण तुमको जो गोला का भाग होता है, गोलीय दर्पण जो तुमको गोला का भाग होता है, तो इसमें दो तरह के दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर वह दर्पण जो गोला का भाग होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो जैसे गोलीय दर्पण क्या हो जाएगा तुमको, ये तुमको जैसे कि गोला का भाग है तो इसको अगर इधर से कलर कर देंगे जिसमें कि अपवर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहे, परावर्तक पृष्ठ, तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का इंग्लिश हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर।
और एक दूसरा हो सकता है कि जब तुमको ये जो कलर्ड कर दें, अंदर से कलरिंग कर दें इसको, जो कि और इधर जो तुम्हारा हो गया ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। ये हो गया, दो तरह के दर्पण बनेंगे इसमें। ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये दो तरह के होंगे। तो दोनों का जहाँ तक देखा जाए, इसमें तुमको क्या होगा, ये जिसका जो केंद्र होगा, इसका जो केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसमें जिस गोला का ये भाग होगा उसका केंद्र क्या कहलाता है, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा गोला की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या आर, जिसको संकेत देते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब ध्रुव देखते हैं। तो यहाँ पर जो तुमको है, जो कि तुमको दे देंगे, यहाँ पर तुमको हो गया एक ध्रुव, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद चित्र में देखते हैं इसको। ध्रुव, पोल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। वक्रता केंद्र का इंग्लिश हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वक्रता त्रिज्या का रेडियस ऑफ कर्वेचर। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं, मतलब पोल कहते हैं, बीच वाला भाग। इसे P से डिनोट करते हैं, इसे P से सूचित करेंगे हम लोग पोल को। तो अब देखो, दर्पण का जो कि बीच का भाग होगा, ये जो दर्पण हम लोग बनाए हैं, अगर हम लोग एक अंदाज़ा से तुमको इसका बीच का भाग देखें, तो ये तुम्हारा हो गया, ये एक अवतल दर्पण है। इसका जो बीच का भाग अगर हम लोग ले लें यहाँ पर, तो ये क्या होगा, तुमको ये ध्रुव हो गया ये तुमको, और यहाँ से तुमको जो है ये केंद्र होगा, वक्रता केंद्र है यहाँ तक, अगर मान लेते हैं ये C हो गया तुम्हारा। तो ये जो तुम्हारा दर्पण, इसको पोल को P कहेंगे, ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया, और ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र। तो ये जो PC हो गया, ये क्या होगा तुमको, वक्रता त्रिज्या हो गया, ये PC हो गया वक्रता त्रिज्या। इसी तरह से यहाँ भी इसका भी एक लगभग तुमको अंदाज़ा लगा लें, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर आ गया तुमको ये केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया ये, और यहाँ पर इधर केंद्र होगा इसका केंद्र इस साइड जाएगा, दाहिना साइड होगा, ये C हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा वक्रता केंद्र इसका हो गया, ये भी वक्रता केंद्र हो गया, और ये इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई वक्रता त्रिज्या R हो गई। तो ये सब समझ भी आया होगा। अब तुमको होता है इसमें एक प्रधान अक्ष डिफाइन करते हैं। तो वक्रता के केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, रेखा, नॉट रेखाखंड, उसे हम लोग रेखाखंड की लंबाई तो त्रिज्या हो गई, लेकिन वह जो रेखा होती है उसको हम लोग प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका परिभाषा, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। तो उसको प्रधान अक्ष कहेंगे। तो अभी तक जो हम लोग हो गए, तो ये जो तुम्हारा रेखा जो आगे बढ़ा देंगे कहीं तक, आगे तक, तो ये क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा। तो अभी तक हमने ये देखा इसमें कि गोलीय दर्पण तुमको हो गया कि जो गोला का आकार, गोला में होता है, तुमको जिसके एक सतह को क्या कर दिया जाए, सिल्वर्ड कर दिया जाए, और जिसमें से दर्पण बन जाएगा, जैसे परावर्तन शुरू होगा, तो दर्पण का जो बीच का भाग होता है उसको ध्रुव कहेंगे, और दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पीसी तुम्हारा क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, और ये तुमको हो गया वक्रता केंद्र हो गया, सी हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, यहाँ तक जो तुम्हारा हो गया, और प्रधान अक्ष इस चित्र में हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद एक आता है तुमको फोकस दूरी। तो इसमें तुमको 3 परिभाषा अभी तक हो गया। वक्रता केंद्र क्या होगा, गोला का जो केंद्र होगा उसकी वक्रता त्रिज्या हो गई आर, उसका जो तुमको ध्रुव हो गया, और प्रधान अक्ष। अब है इसके बाद दर्पण का फोकस। फोकस किसको कहेंगे, उसके बाद हम लोग फिर प्रतिबिंब पर आएंगे। तो कोई प्रकाश किरण जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती या मिलती प्रतीत होती है उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। देखो लिखते हैं फोकस। एक तुमको काफ़ी मतलब फोकस तुमको काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जब कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती प्रतीत होती है उसे उस दर्पण का, उस गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। उसे 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 उस गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। प्रधान समांतर, जैसे कि यहाँ पर तुमको क्या होगा, ये तुमको गया, इसके समानांतर रेखा गई, और ये तुमको यहाँ से जो है तुमको केंद्र से जब मिला देते हैं तो केंद्र से मिला देने पर ये अभिलंब हो जाता है। कभी भी ये ध्यान रखिएगा, केंद्र से इसको मिला देंगे तो ये अभिलंब हो जाएगा। तो ये आई हो गया, और इतना ही कोण बनाते हुए इसको यहाँ पर कट जाएगा। ये तुमको एफ हो गया। यही है तुमको फोकस। ये हो गया फोकस। इसमें काट रही है, ये अवतल दर्पण में ये फोकस हो गया तुमको, ये फोकस हो गया। ये पी यहाँ से है, यहाँ से पी एफ बराबर फोकस दूरी, पी एफ बराबर फोकस दूरी, फोकल लेंथ इसको कहते हैं, इंग्लिश में एफ से डिनोट करते हैं इसको। तो ये देखो, ये तुम्हारा हो गया, इसमें ये अवतल दर्पण में हो गया। अब इसी फिगर को हम लोग उत्तल दर्पण में अगर बनाना चाहेंगे, देखो क्या होगा। उत्तल दर्पण में जैसे ये तुम्हारा है कि प्रधान अक्ष हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पर केंद्र होगा कहीं पर, तो इसको जैसे कि है तुमको एक प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आई, और ये तुमको इस बिंदु पर अगर हम लोग केंद्र से मिला दिए तो ये अभिलंब हो गया, ये सी होगा। इसको केंद्र से मिला देते क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया। ये तुमको आई है तो ये तुमको आर का पालन करते इधर भागेगा। तो ये प्रधान अक्ष को इधर कटता हुआ नहीं देखा, लेकिन पीछे बढ़ाने पर अगर इस रे को हम लोग क्या बनाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये कटता हुआ प्रतीत होगा, और जहाँ पर ये कटता हुआ प्रतीत होगा वह क्या कहलाएगा, वह तुमको उसका फोकस कहलाएगा। जहाँ पर इस लाइन को ये कट करेगा ये इसका फोकस कहलाएगा। ये एफ हो गया, ये फोकस। और ये पी एफ जो तुम्हारा होगा, पी एफ जो होगा तुम्हारा, इसमें भी ये फोकस दूरी एफ हो जाएगा, एफ का यहाँ से। तो ये तुम्हारा फोकस दूरी हो गया।
अब है तुमको दर्पण के लिए कुछ हम लोग, ये तुमको फोकस दूरी हो गया। अब इसमें देख सकते हैं ये बायां तरफ है, ये तुमको देख लो फोकस जो तुमको और केंद्र तुमको तो अवतल दर्पण में बायां साइड है, उत्तल दर्पण में दाहिना साइड है। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण का है। तो इसमें जो कि अगर हम लोग चिन्ह प्रणाली देखेंगे, अभी जो कार्तीय चिन्ह प्रणाली जो कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते आए होंगे तुम लोग 10वां नंबर में भी, तो उसमें भी देखोगे तुमको कि जो अगर इसको मूल बिंदु लेते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, पी को एक मूल बिंदु लेते हैं, जो दर्पण का जो कि ध्रुव है उसे हम लोग मूल बिंदु मान लेंगे। इसको मूल बिंदु मान लेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है तुमको, ये तुमको हो गया इधर की तरफ एक्स अक्ष जैसे धनात्मक मान लेते हैं हम लोग कोई भी चीज, जो कि कार्तीय चिन्ह प्रणाली में इसको इधर धनात्मक, दाहिने तरफ क्या होगा धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक और प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक, ये चिन्ह प्रणाली है तुम्हारा। इस चिन्ह प्रणाली के अनुसार देखें तो ये जो तुमको फोकस दूरी है एफ, इसका ऋणात्मक हो जाएगा और इधर की फोकस दूरी इसकी धनात्मक हो जाएगी। तो f इसको लिया जाता है f बराबर, ऐसे इसका चिन्ह प्रणाली अभी लिख रहे हैं, f ऋणात्मक लेते हैं अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक, और उत्तल f बराबर उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होगा। चिन्ह प्रणाली के अनुसार ये होगा, क्योंकि चिन्ह प्रणाली यहाँ से दूरी तो कहाँ से नापा जाएगा, तो चिन्ह प्रणाली का हम लोग कुछ नियम लिख लेते हैं। कार्तीय चिन्ह प्रणाली, इसका चर्चा कर लेते हैं अभी, जिसकी अभी चर्चा हमने की, काफ़ी आसान है। आपतित किरण को बाईं से दाईं ओर खींची जाती है, और आपतित किरण की दिशा में जो तुमको हो गया, आपतित किरण को बाईं से दाईं ओर खींची जाती है। ध्रुव से आपतित किरण की दिशा में खींची गई, जो कि ध्रुव से जो कि मापी जाएगी, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कार्तीय चिन्ह प्रणाली, नंबर पहला, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा, आपतित किरण बाईं से दाईं ओर खींची जाती है, खींची जाती है। तीसरा, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक एवं दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ये ऋणात्मक और ये धनात्मक होता है। अब चौथा, प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक एवं नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। तो ये तुम्हारा इधर के और ऊपर की ओर तो क्या हो गया, इसमें चिन्ह में अगर देखें तो कोई भी दर्पण हो, अगर ये दर्पण है तुम्हारा, उत्तल हो अवतल हो, तो ये तुमको मूल बिंदु हो गया एक ढंग से। तो इधर क्या होगा तुमको, इधर तुमको धनात्मक, इधर हो गया ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक और इसके नीचे ऋणात्मक। यही तुम्हारा जो कि तुम कार्तीय प्रणाली पहले भी पढ़ते हैं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, किसी भी दर्पण के लिए ये ध्रुव से लिया जाएगा। ये ध्रुव है तुम्हारा, ये मूल बिंदु हो गया, ध्रुव मूल बिंदु, ध्रुव कौन हो गया, ये तुम्हारा यह यहाँ पर जो मूल बिंदु हो गया दैट इज ध्रुव हो गया, ध्रुव हो गया मूल बिंदु, ध्रुव हो गया मूल बिंदु। यहीं से दूरी नापेंगे, एक्स अक्ष इधर जैसे लेते हो तो इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक।
प्रधान अक्ष के ऊपर नीचे। तो ये दूरी मतलब काफ़ी उसी के तरह का नियम है ये। अब तुमको जहाँ तक है जो तुमने पढ़ा होगा कि दर्पण का, जैसे कि तुमको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और तुमको दर्पण का सूत्र तो तुमने 10वां में प्रूव नहीं किया होगा, 10वां में तुमको अभी 12वां में तुमको प्रूव करना होगा 1/v + 1/u = 1/f। इन सब का प्रूफ हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें कि तुमको है, और उस पर आधारित जो क्वेश्चन है तुम्हारा, f बराबर क्या होता है r/2। ये फोकस दूरी बराबर एक सूत्र होता है, ये हो गया f बराबर r/2। दूसरा होता है दर्पण सूत्र होता है, इसको 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसमें जानते ही होंगे क्या है तुमको, ये दर्पण सूत्र, इसका हम लोग प्रूविंग करेंगे। दर्पण सूत्र ये तुम्हारा हो गया 1/v। v क्या है यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, f है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो इन सबों के बीच में अगले लेक्चर में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। और तुमको इसके अलावा इस पर जो आधारित आवर्धन इस दर्पण का, और इस पर जो कुछ आधारित जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होता है, राइसोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम क्या कर सकते हो, तुमको कोई भी नोट्स लिखना हो फिजिक्स केमिस्ट्री का, या तुमको मैथ के भी तुमको लेक्चर पढ़ाई करनी हो, तो सारे लेक्चर तुमको उसमें उपलब्ध हो जाएंगे। तो उसमें तुमको जो भी तुमको पूछना हो तो उसके लिए भी तुम संपर्क कर सकते हो हमसे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।